मेडिकल कॉलेज आप जो यहाँ देख रहे हो वो मेरी देन है, मेरी डिमांड। मैं कांग्रेस में था। 2005 के बाद इलेक्शन लड़ने के बाद इसकी वजह क्या वजह रही थी कि आप नूह छोड़कर पुनः ना जाना पड़ा? या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको तारुफ कराने वाले हैं मेवात की बहुत ही अजीम शख्सियत और बहुत ही इज्जत और एहतराम के काबिल हबीबुर रहमान उर्फ नायब साहब से। नायब साहब, मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने पहले भी नूह विधानसभा से इलेक्शन लड़ो है। जी। तो वो कौन सी पार्टी से लड़ो? देखिए, मैं उस वक्त कांग्रेस में था। टिकट न मिलने की वजह से मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था अपने लोगों के बलबूते पर। तो उसमें आप लोगों की दुआओं से मुझे कामयाबी मिली और जो आपका रेवन को मैंने 43 समथिंग वोटों से हराया था। वो उस टाइम जो आप निर्दलीय लड़े थे, किसी भी पार्टी से नहीं थे, और जो आपने हराया था आफ्ताब अहमद को, वो कौन सी पार्टी से थे उस टाइम? उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे वो। अच्छा। और मैं निर्दलीय था। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आपने नूह विधानसभा में रहते हुए क्या क्या काम कराए थे? देखिए, कामों की लिस्ट तो बड़ी लंबी है। सबसे पहले तो जो मेवात का एक राजनीतिक सिलसिला, एक धार राजनीति चल रही थी, वहाँ मैंने नए आयाम कायम किए। सबसे पहले तो मैंने थाना तहसील की राजनीति को ख़त्म किया। यहाँ जिस तरह से आपस में एक दूसरे की मुखालफत करके पार्टीबाजी में लोगों का नुकसान होता है, झूठे सच्चे केस बनते रहते हैं, उसमें परेशान रहते हैं। और दूसरी चीज़ों को इन थाना तहसील में उलझ कर ना अपने बच्चों की पढ़ाई की सोचते हैं, ना अपना बिजनेस के बारे में सोचते हैं। सारी ताकत थाना तहसील में लग जाती है। एक तो सबसे पहले अभी भी चली रही है, लाइक कि गांव में पार्टीबाजी की वजह से लगा चल रही है। तो सबसे पहले तो मैंने इस पर काम किया, ये ख़त्म किया मैंने पार्टीबाजी का मतलब। दूसरा, यहाँ मुलाजिमों को बदले की भावना से बाहर बदली करा दी जाती है, वो मैंने बिल्कुल नहीं किया। सबको बल्कि यहाँ ला के रखा। दूसरा, यहाँ नौकरियों के बदले में या दूसरे कामों के बदले में पैसे लेते हैं लीडर अक्सर। हाँ, देखा जाता है। मेरा एक भी इंस्टांस ऐसा नहीं है जो किसी भी काम, कोई छोटा काम हो बड़ा काम हो, मैंने लगभग 250-300 नौकरियां दिवाई हैं बच्चों को। चाहे नौकरी हो, कोई भी बड़ा काम हो, मैंने एक पैसा, सिंगल पैसा रिश्वत का नहीं लिया। ना मैंने पार्टीबाजी से काम किया, लोगों की भलाई के लिए जितना हो सका मैंने किया। मेडिकल कॉलेज आप जो यहाँ देख रहे हो वो मेरी देन है, मेरी डिमांड। नल्हड़ का जो मेडिकल कॉलेज है वो कॉलेज है, हरियाणा की उस वक्त की सबसे बड़ी ITI यहाँ मरोड़ा में है। वो मेरे हाथों से आई है, मेरे एफर्ट से आई है। जो ये कोटला लेक का मामला है, इसमें सबसे ज़्यादा मेरी अपनी सोच थी यहाँ। इसमें इसको हमने इतना हाईलाइटेड कर दिया इसको, क्योंकि हमारे दिमाग में एक सोच थी कि यहाँ इरिगेशन वाटर स्टोर किया जा सकता है, ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट लग सकता है, यहाँ फिशरीज का काम भी यहाँ किया जा सकता है, बड़े लेवल पे ये किया जाए, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी एक बन सकता है यहाँ। उस सोच से हमने इसको डेवलप कराया। जितने भी आज यहाँ कोर्ट कचहरी जो स्पोर्ट्स वगैरह जो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ हाई राइज बिल्डिंग, वो सब मेरे टाइम की है। तो आप 2005 के बाद इलेक्शन लड़ने के बाद इसकी वजह क्या वजह रही थी कि आप नूह छोड़कर पुनः ना जाना पड़ा? या फिर नूह असल में ये तो कई बार सर्कमस्टांसिस होते हैं, कुछ गलतियां भी इंसान से होती हैं। वो एक्चुअल में अगर सारा कंक्लूड करके देखें तो वो मेरी गलती रही थी, मैं यहाँ से छोड़ के चला गया। अच्छा, मुझे जाना नहीं चाहिए था, यही रहना चाहिए था। और उस वक्त हालात के तहत क्या क्या सोच मैं दिमाग में रही होंगी, मैं चला गया यहाँ। ये मेरी बड़ी भूल थी। इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया। इनेलो पार्टी को ज्वाइन करने से पहले आप कौन सी पार्टी में थे? मैं कांग्रेस में था और अब मैंने इनेलो ज्वाइन की थी 25 को। तो जो आपने इनेलो पार्टी ज्वाइन की है, इसके पीछे मकसद क्या है? क्या रीजन है? असल में क्या है, मैंने सारे जितने भी यहाँ हरियाणा में CM रहे हैं, सबका मैंने दिमाग लगाया कि जो लगाव चौधरी देवीलाल परिवार को मेवात से रहा है या जमींदार तबके से रहा है, ये सेकुलर पार्टी है, सेकुलर मिजाज का आदमी, पूरा परिवार। किस बेसिस पर आप सेकुलर कह रहे हैं? तो मैं हाल ही में कोई एग्जांपल दिखा सकते हैं? मैं जब इनकी गवर्नमेंट थी, अभी भी जो ये मामला था, इन्होंने जिस तरह से न कांग्रेसियों ने जैसे ममन खां को अरेस्ट किया, ये झगड़े हुए हैं, इसमें कोई कांग्रेस ने ज्यादा इसमें हिस्सा नहीं लिया। फॉर्मेलिटी के तौर पर फॉर्मेलिटी दिख रही थी, वो गलत कह रहा हूँ, सिर्फ अखबारों तक। हाँ जी। इसमें तो हमारे नेता है चौधरी अभय सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये सरकारी गुंडे हैं
ये अमन और चैन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इनके पास डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ आपस में लोगों को लड़ा झगड़ा के, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करके जो असल इश्यूज़ हैं उन पे उनको भूल कर लोग इसी में उलझे रह जाए हैं। नायब साहब, एक बात देखी जाए तो इनेलो की आज से पहले भी हरियाणा में सरकार रही है और मेवात ने भी इनेलो को बहुत प्यार दिया है टाइम टाइम पर, चाहे वो चौधरी जाकिर हुसैन की बात हो या आफ्ताब की बात हो या फिर किसी भी नेता की बात हो, इनेलो के लिए खास एक प्यार है लोगों में। मगर इनेलो ने भी कुछ खास कराया नहीं है मेवात के रिस्पेक्ट में, अगर हम देखें। देखो ऐसा है, इसमें सबसे बड़ी बात तो नौकरियों में भी ठीक ठाक मामला दिया है, दूसरा जिला दिया है। एक जो यहाँ सबसे जो मेन प्रॉब्लम थी हमारी पीने के पानी की थी, जो पीने का पानी नहीं था और तो होनी क्या थी, तो वो जो है ना उसका नाम योजना लाए, वो सारा पानी का सारी स्कीम वही लाए थे, तो जो ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत डेवलपमेंट कराए। हाल ही के कुछ सालों में इनेलो पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी कम हुई है और इस तरह से लग रहा है कि हरियाणा में जो पार्टी का भविष्य है वो थोड़ा खत्म हो रहा है, इस पर कुछ कहना चाहिए? खत्म नहीं हो रहा, अलबत्ता जब परिवार में लड़ाई हो जाती है तो ताकत बढ़ जाती है। बंदी बुहारी एक चीज़ होती है, जब लड़ाई हो जाती है तो उसमें ताकत डिवाइड हो जाती है। पिछली बार सरकार बननी थी हर कीमत पर तो इंडियन नेशनल लोकदल की, तो ये जो है ना ये दुष्यंत जी ने ये धोखा कर दिया परिवार के साथ, उसकी वजह से सारा मामला ख़राब हो गया। और अब हमारे नेताजी ने अभी यात्रा की है, आपको पता होगा, उससे लोगों में बड़ी, अभी फिर 25 तारीख को हमने वहाँ ज्वाइन किया है, वहाँ इतनी बड़ी भारी रैली हुई है, गाड़ तोड़ रैली हुई है, सारे पूरे प्रदेश का भ्रमण किया है पैदल, और अब रथ यात्रा के द्वारा अभी भी चल रहे हैं। लोगों में ये जागृति हुई है, लोगों में ये है कि भाई अब सरकार इन लोगों की बननी चाहिए, ये मन बन चुका है। नए नए लोग यहाँ इसमें आएंगे, देखना बड़ी ताकत के साथ। नुह में और वर्तमान के नुह में जिस समय आप इलेक्शन लड़े थे नुह से और वर्तमान के नुह में काफी बदलाव आए हैं। लाइक कि जो लोग उस टाइम लीड करते थे वो फिलहाल या तो बहुत बूढ़े हो गए हैं या गुजर गए हैं, तो काफी कुछ बदला है इन पिछले 20 सालों में। तो इससे आपको नहीं लगता कि आपकी पॉपुलैरिटी पर भी असर पड़ा? ऐसा है, मैं बताऊँ क्या है, हमने बेसिक काम किए हैं जो उन्होंने बताया ना आपको, ईमानदारी के साथ काम किया, इलाके को लेकर उसकी तरक्की और खुशहाली के, उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया। वो काम तो मेरे दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं। जो आप कह रहे हो ना कि 15-20 साल में जो है ना लोग भूल गए, ऐसा नहीं है, काम कभी भुलाए नहीं जाते। हमारी सोच, हमारी जो जिस तरह का हमारा व्यवहार, अखलाक लोगों के साथ रहता है, हमारी डीलिंग, ये लोग तो एक तो गुड़गांव में रहता है, एक फरीदाबाद रहता है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, पब्लिक डीलिंग, डायरेक्ट डीलिंग रखते हैं हम सब। इनेलो पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता है सौरभ खान, कंकर खेरली से हैं जो, वो भी टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं, तो आप भी इस टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, अभी सौरभ जी हैं, मैं हूँ, अभी तो शायद 2-4 और आएंगे। ये पार्टी का कुंबा बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है। अब ये पार्टी को देखना है, जिस तरह से मर्जी है किसी को टिकट दे रहे हैं, पार्टी को अपना पोजीशन देख के जिसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी सब मिलके उसका साथ देंगे और अपने सीट को निकालेंगे। दरअसल नायब साहब, ये मेवात के साथ ना एक चीज़ रही है कि कोई भी जो नेता आता है वो सब यही कहता है कि इस बार हम हालात बदलेंगे, इस बार हालात, बट हालात जस के तस रहते हैं। हम वैसे तो एनसीआर में शामिल किए जाते हैं और दिल्ली से भी हमारी दूरी ज़्यादा नहीं है, मगर जैसे ही हम सोना को इधर आते हैं तो आपको फटे हुए कपड़ों में बच्चे गलियों में मिल जाएंगे और बिना चप्पल के बच्चे, क्योंकि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, और ज़्यादातर यूथ सड़कों पर, अड्डों पर बैठा मिल जाएगा क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो स्थिति बदलती नहीं है, जस की तस रहती है। लोग आते हैं, वादे करते हैं, जीत जाते हैं, मगर फिर चीज़ें उसी तरह से चलती रहती है। देखिए हाँ जी, मैं बताता हूँ असल में क्या है, जो घर का मुखिया होता है ना, जैसी उसकी सोच होती है वैसे ही उसके परिवार के मेंबर्स की, पूरे इलाके की लीडरशिप जैसी होती है वैसी होती है। अब तक मेवात के साथ काफ़ी हद तक लीडरों ने अन्याय किया है, और हम तो अच्छे भले तहसीलदार थे, अगर अपने तक ही हमारी सोच रहती तो वही काफ़ी थी। सलाम भी थे, पैसे भी थे, वहाँ हमने सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के यहाँ मेवात की खिदमत के लिए अपना आप को वक़्फ़ किया था। और उस एतबार से मेरा अब 4.5 साल का पीरियड था, किसी से भी पूछ लो मेवात में, 36 बरादरी के किसी भी आदमी से पूछोगे, जो हमारी वर्किंग थी उस टाइम की, ऑनेस्टी के साथ, इलाके की हर बात, इलाके की सोच के साथ हम काम करते थे। और जो भी आपको आज यहाँ दिख रहा है डेवलपमेंटल वर्क, सब मेरे टाइम का है।
नायब साहब, 90%। मेवात की एक बहुत पुरानी मांग है कि यूनिवर्सिटी की मांग 1984 में जो शुरू हुई थी, इस टाइम पीरियड के दौरान हर एक सरकार आई है, चाहे वो इन्होंने की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, और कई इन्होंने प्लान में राज किया है, मगर जो मेवात की मांग है वो हमेशा मांग बनकर ही रह गई है। देखो इस ऐसा पर जी 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 देखो, मैं बताऊं आपको, मेवात में यूनिवर्सिटी की बहुत सख्त जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। उससे पहले +2 तक के जो बेसिक जो नींव होती है आज बच्चे की, +2 तक के स्कूलों की भी बहुत आवश्यकता है, वो भी अच्छे नहीं है। हाँ। तभी तो बाद बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा ना। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कि 111 स्कूल मेवात में ऐसे हैं जिनमें सिंगल टीचर है, 93 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई टीचर नहीं है, और जबकि आसपास के जिलों की हम बात करें, जैसे महेंद्रगढ़ हो गया या आसपास के कुछ जिले हो गए, तो उनमें टीचर सरप्लस है, मगर मेवात के साथ ही ये भेदभाव क्यों? मैं बताऊं, जब मैं MLA था उस वक्त मैंने मेवात कैडर बनवाया था, मेरे टाइम की बात है। उस वक्त काफ़ी हद तक पूर्ति हुई थी, पूरी तो नहीं हुई थी लेकिन काफ़ी हद तक पूर्ति हुई थी, और जो यहाँ नुमाइंदे उनकी नेग्लिजेंसी से वो लोग ट्रांसफ़र करा करा के बाहर चले गए। दिक्कत ये रहती है, जब तक घर किसी चीज़ का कोई रखवाड़ा नहीं होता ना, तो ऐसी लूट मचती है उसमें। ये मेडिकल कॉलेज बनवाया है, आज इसमें इसका सही मायने में कोई रखवाड़ा नहीं है। हाँ। वो जो वो सिर्फ एक बिल्डिंग बनकर रहेगी, हाँ, बिल्कुल सही उसमें बात। ट्रीटमेंट तो मिल ही नहीं रहा है, आएगा, सारी चीजें तो बंद ही पड़ी। अगर मालिक ने वक्त दिया तो हम हर चीज़ पर नज़र रखेंगे, सब चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। केवल और केवल हम इलाके की, हमारी नीयत अच्छी है इलाके की डेवलपमेंट। अगर इनेलो पार्टी आती है तो मेवात एक यूनिवर्सिटी की मैं वो देख सकती है लाइक की। यदि हमारी पार्टी इक़्तिदार में आई या जिस रूप में भी इक़्तिदार में रहे, तो मेवात यूनिवर्सिटी बनेगी, रेल भी आएगी, कोटला लेक भी बनेगी, पानी की पीने की व्यवस्था भी होगी, सिंचाई की भी होगी, एजुकेशन के बारे में खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। एक छोटा सा काम है मेवात का, खूनी रोड के नाम से जो ये अलवर वाली सड़क जो जाती है, खूनी रोड के नाम से मशहूर है। जी सरकार इस पर कई बार टीका टिप्पणी कर चुकी है कि हम बनवाएंगे, मगर काम शुरू होकर नहीं रहता है। सरकार का मेवात की तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान तो कहीं भी नहीं है हरियाणा में। मगर यही जाकिर हुसैन तो कहते हैं कि एक मेवात से जितना मुख्यमंत्री को लगाओ शायद ही किसी मुख्यमंत्री को लगाओ। सब पॉलिटिकल लैंग्वेज है, आप भी समझते हो, सब पॉलिटिकल लैंग्वेज है, सभी कहते हैं कहने को। पर जो 90 MLAs की पंचायत है हरियाणा असेंबली, उसमें से जो जिसकी अच्छी सोच होगी, इलाके से प्यार होगा, उतना ही वहाँ से अपने खेत में खिलाते हैं अपने इलाके के लिए। तो हम अपने पीरियड में खूब बेहतर चीज़ कर पाए, हम मुतमईन हैं और उम्मीद करते हैं जो आने वाला वक्त होगा उसमें भी हम, मालिक ने वक्त दिया, लोगों का ताउन साथ मिला, मेवात की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप अगर इलेक्शन में आ रहे हो और आपको इनेलो पार्टी टिकट देती है तो आप किस बेसिस पर वोट मांगोगे? मेरा तो केवल इलाके की तरक्की, डेवलपमेंट के ऊपर वोट मांगो। पीछे मैंने अपने टाइम में डेवलपमेंट कराया है, ऑनेस्टी के साथ किया है, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम शीशे की तरह हमारा किरदार रहा है। एक पैसे का हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं है, हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं, हम फर्क नहीं रखते मेरे खिलाफ पार्टी का, अपनी पार्टी का। हम बात करते हैं इलाके की भलाई, फलाह और बहबूदी के लिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, 36 बिरादरी को साथ लेकर काम करते हैं। और जो भी डेवलपमेंट वर्क हैं, जो भी मैंने गिनाए आपको, जो इलाके की ज़रूरियात हैं, बेसिक चीज़ें, उन पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नायब साहब। तो दोस्तों, देखा आपने, ये हमारे नायब साहब हैं और इनेलो पार्टी से इस बार टिकट के दावेदार है। ये बिल्कुल सही बात है कि इस बार इनका रोल एक अहम होने वाला है। और मेवात में जो नूह के विधानसभा की बात की जाए तो जिसमें विकल्पों की एक कमी दिखाई जाती है, उधर एक तीसरा विकल्प तैयार हुआ है। तो ये बात देखने वाली होगी कि नूह की जनता इन्हें किस तरह से प्यार देती है। बाकी आपको नायब साहब कैसे लगते हैं कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने लगभग 250-300 नौकरियां दिवाई हैं बच्चों को, चाहे नौकरी हो, कोई भी बड़ा काम हो, मैंने एक पैसा, सिंगल पैसा रिश्वत का नहीं लिया। जो